सबसे पहले अगर डी ब्लॉक किसी ने पढ़ा होगा तो यही चीज हमें पता होनी चाहिए कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कौन से हैं, है ना भाई। यहाँ पे जब डी ब्लॉक को पढ़ते हैं तो यहाँ डी ब्लॉक में कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि डी ब्लॉक वर्सेस ट्रांजिशन एलिमेंट, कि एक तो डी ब्लॉक सही है और इसके अलावा ट्रांजिशन एलिमेंट ये क्या है, क्या इनमें कोई डिफरेंस है या दोनों एक ही। इसमें से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है और जनरल क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को अगर हम लोग समझे तो सिंपली हम लोग समझ सकते हैं कि डी ब्लॉक में हम लोग सीधा पढ़ते हैं कि भाई लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अगर इंटर कर रहा है, इंटर्स इन डी ऑर्बिटल, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में इंटर कर रहा है तो सारे डी ब्लॉक के लास्ट इलेक्ट्रॉन से डिटेक्ट हो सकता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये तो फिर ट्रांजिशन क्या है, क्या सारे डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन होते हैं या फिर सारे ट्रांजिशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा इन सब चीजों को लेकर अगर किसी ने ढंग से नहीं पढ़ा हुआ है तो उसको काफी कंफ्यूजन की स्थिति रहेगी, क्योंकि एक क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन किस हिसाब का बनता है, कैसे क्वेश्चन? एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, जहां तक मेरा अगर थोड़ा ऑब्जर्वेशन है, एक क्वेश्चन आ सकता है इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। अगर इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है, क्योंकि डी ब्लॉक में चार अलग अलग सीरीज हैं, 3D, 4D, 5D और 6D। लेकिन अगर यूपी बोर्ड की बात करेंगे तो बेसिकली इंपॉर्टेंट 3D सीरीज है। हाँ, तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम लोग बात करें तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका सिंपली होता है n-1d, और डी में इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं कहां से, 1 to 10, ए भी आ सकता है और साथ में ns में इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं कितने, 1 to 2 और डी में 1 to 10 आ सकते हैं। और क्यों डी ब्लॉक का कोई ऐसा एलिमेंट तो है नहीं जिसमें डी में इलेक्ट्रॉन ही ना आते, ऐसा एक चीज हो सकती है पॉसिबिलिटी, क्योंकि कुछ बच्चे एफ ब्लॉक में कंफ्यूज रहते हैं कि एफ में इलेक्ट्रॉन की अगर हम उसमें उसका देखें कॉन्फ़िगरेशन थोरियम या यूरेनियम का, उसमें ऐसा होता है कि एफ में इलेक्ट्रॉन नहीं आते हैं, लेकिन भी एफ ब्लॉक में एसी की बात नहीं कर रहा मैं, टीएच की बात कर रहा हूं, थोरियम की है ना 90। इसमें अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो आप कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें इसका, इसमें समझ में आएगा कि एफ में इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है। तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन तो क्या एफ ब्लॉक है नहीं, ये एफ ब्लॉक है। कंडीशन ये है कि आइदर इन ग्राउंड स्टेट और इन एक्साइटेड स्टेट, या तो ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट में आना चाहिए एफ में इलेक्ट्रॉन, और जब उसका एक्साइटेड स्टेट थोरियम में आता है ना तो एफ में इलेक्ट्रॉन जंप करता है, इस वजह से तो एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन का आ सकता है। अच्छा, बात हम लोग कर रहे थे ट्रांजिशन एलिमेंट। अच्छा, ट्रांजिशन और डी ब्लॉक में थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट का डेफिनेशन होता है, ट्रांजिशन, उसकी कंडीशन ये होती है कि जो डी ऑर्बिटल है, जो डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल, ठीक है, डी ऑर्बिटल, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन वो पार्शियली फिल्ड होने चाहिए, ये कंडीशन है, पार्शियली फिल्ड। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन पार्शियली फिल्ड हैं तभी वो डी ब्लॉक ट्रांजिशन में कैलकुलेट होगा, नहीं तो कैलकुलेट नहीं होगा। अच्छा, एक बात और, स्टेबल नहीं होना चाहिए, नहीं D10, हाँ मतलब D10 कॉन्फ़िगरेशन नहीं चाहिए। अच्छा, अगर D10 बन भी रहा हो तो एक्साइटेड स्टेट में अगर वो जाए तो डी पार्शियली फिल्ड हो जाए, मतलब डी अगर पार्शियली फिल्ड नहीं है तो वो कभी भी ट्रांजिशन में नहीं रहेगा। यही चीज जिंक के साथ होती है। अगर हम लोग जनरली जिंक की बात करेंगे तो जिंक में अगर हम लोग देखें तो जिंक का कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें तो सिंपली 30 है, तो हम लोग देखेंगे क्या 3d10 4s2 आएगा, राइट। अब अगर 3d10 4s2 आ रहा है क्योंकि जिंक केवल +2 पर एग्जिस्ट करता है, जब ऑक्सीडेशन स्टेट तो +2, इसका मतलब अगर इस हिसाब से हम निकालें तो 3d10 और 4s0 बनेगा। अब अगर हम लोग थोड़ा सा इसमें ध्यान दें तो हमें क्लियरली पता चलेगा कि ये D10 पहले भी था जब ये ग्राउंड स्टेट में था, और जब एक्साइटेड स्टेट में आया तभी 3d10। इसका मतलब ये ट्रांजिशन एलिमेंट में तो कैलकुलेट नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए जो भी बच्चे देने जा रहे हैं कि जिंक जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी नहीं आएगा। अगर 4 ऑप्शन आपको ऑप्शनल में दे दें एग्जाम में तो फिर उसको ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सा नहीं है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जिंक इज नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। अच्छा, तो इसमें क्या स्कैंडियम 21 वाला आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा मुझे। अगर हम स्कैंडियम की बात करें दैट इज 21, तो स्कैंडियम में 3d1 और 4s2 आएगा। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी ये मैटर ही नहीं करता, क्योंकि 3d ऑलरेडी पार्शियली फिल्ड हमें दिख रहा है, तो ट्रांजिशन तो ऑटोमेटिक हो गया। हाँ, यहाँ पे ये क्वेश्चन इस वजह से पूछा जा सकता है क्योंकि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता है स्कैंडियम। पूरी डी ब्लॉक एलिमेंट में अगर 3d की बात करें तो आपका स्कैंडियम और जिंक दोनों ऐसे एलिमेंट हैं कि इनमें ऑक्सीडेशन जो होती है वो वेरिएबल नहीं होती है। लेकिन फिर भी जिंक के साथ में मैंने अभी बताया कि जिंक के साथ में प्रॉब्लम है कि जिंक +2 पर जाने के बाद भी 3d को पार्शियली फिल्ड नहीं करता है, जबकि स्कैंडियम, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, वो सोचते थे स्कैंडियम भी ट्रांजिशन नहीं है, जबकि स्कैंडियम ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन को पहले ही फॉलो कर रहा है, पार्शियली फिल्ड, पार्शियली फिल्ड। तो ये तो पहले ही ट्रांजिशन एलिमेंट की सही डेफिनेशन बताएगा। सही डेफिनेशन ये है
कि जनरली जैसे जो बच्चे ट्रांजिशन और डी ब्लॉक को नहीं समझ पाते हैं, तो डी ब्लॉक ये कहता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर डी ऑर्बिटल में जा रहा है तो वो डी ब्लॉक है। लेकिन ट्रांजिशन कुछ और कहता है। ट्रांजिशन कहता है ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है, लेकिन इसके साथ ट्रांजिशन ये कहता है कि आइदर इन ग्राउंड स्टेट और इन एक्साइटेड स्टेट आपका डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड होना चाहिए। पार्शियली फिल्ड होना चाहिए। अगर वो पार्शियली फिल्ड नहीं होगा ना तो ट्रांजिशन में काउंट नहीं होगा है। तो एक तो इनसे क्वेश्चन हो सकता है, किसी बच्चे से पूछ दिया जाए। या एक चीज और देखो, जो बहुत यूनिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं एलिमेंट उनसे क्वेश्चन बनेगा। अगर इससे बनेगा, जैसे कि अगर ये पूछ दिया जाए कि 3D ब्लॉक में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, उसमें मैग्नीशियम प्लस 7 तक जाता है, और उनके दोनों कंपाउंड भी उनके कोर्स में है, दैट इज KMnO4 है ना। अगर KMnO4 को हम लोग अगर ऑब्जर्व करें तो +7 पर मिलेगा। तो ये चीजें हैं सब, इनसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है वो कैंडिडेट जो भी है, और इसमें कोई चीजें हो सकती हैं। हेलो, अब बात अगर हम करें थोड़ा सा तुम देखो, जैसे हम लोग आगे चैप्टर में देखते हैं कि एक चैप्टर है अपना विलियन चैप्टर। सबसे पहले विलियन चैप्टर में क्या क्या आ सकता है, विलियन चैप्टर में मोस्ट इंपोर्टेंट हम लोग पढ़ेंगे विलियन में क्या क्या है जो बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर फंसने वाला है। तो सबसे पहले आता है अपना राउल्ट का नियम, आप जरूर तैयार करेंगे। राउल्ट नियम, देखिए राउल्ट नियम में आपको राउल्ट के नियम के साथ साथ राउल्ट के नियम की सीमाएं के बारे में डिस्कशन करना होगा। तो राउल्ट का नियम ये दर्शाता है कि किसी अवाष्पशील वैद्युत अनघट्य पदार्थ का, जो राउल्ट के नियम में अवाष्पशील वैद्युत अनघट्य पदार्थ के जो वाष्प पदार्थ का आपेक्षिक अनुमान होता है उसमें विलेय पदार्थ की मोल प्रभाव के बराबर होता है। तो इसके लिए हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं, T डिग्री माइनस PS अपॉन P डिग्री इक्वल N अपॉन N प्लस कैपिटल N लिखेंगे। अब यहाँ से इनकेस अगर आपसे बात की जाए कि अगर विलियन हमारा तनु है तो इसका फार्मूला बन जाता है P डिग्री माइनस PS अपॉन P डिग्री इक्वल N अपॉन कैपिटल N। अब यहाँ पर हमें स्मॉल n की वैल्यू मोलों की संख्या है विलेय पदार्थ की, और कैपिटल N होता है विलायक के मोल। तो यहाँ पर विलेय के मोलों की संख्या को हम लोग स्मॉल w अपॉन स्मॉल m लिखते हैं और इसे कैपिटल W अपॉन कैपिटल M लिखते हैं। अब ये ऊपर चला जाएगा, तो ये राउल्ट के नियम से एक विलेयन न्यूमेरिकल भी आ सकता है, तो इसे आप जरूर तैयार करें। इसका ये फार्मूला बनेगा स्मॉल w कैपिटल M अपॉन कैपिटल W और स्मॉल m, ये इसका फार्मूला है, ये राउल्ट का नियम है। अब राउल्ट का नियम हमारा कहाँ फॉलो होता है, कहाँ तक ये इसकी सीमाएं हैं, वो हमें सीमाएं क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो राउल्ट के नियम के लिए कुछ प्रमुख सीमाएं हैं, उनके बारे में आप पढ़कर जाइएगा, क्वेश्चन आ सकता है। राउल्ट का नियम तन विलयनों में लागू होता है, ये शांत विलयनों में लागू नहीं होता है। जो राउल्ट का नियम है इसमें वैद्युत अपघट्य पदार्थों के विलयनों पर लागू नहीं होता है, यहाँ पर ये विचलन दर्शाता है। ऐसे आपको राउल्ट के नियम की सीमाओं के बारे में पढ़ना है। अब आगे बात करते हैं राउल्ट के नियम के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, इसी राउल्ट के नियम और विलियन चैप्टर से संबंधित है। ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है, इसमें आएगा हेनरी का नियम। हेनरी नियम आप तैयार करेंगे और इसकी सीमाएं भी तैयार करेंगे। तो हेनरी नियम में आप लोग क्या क्या पढ़ सकते हैं, तो सबसे पहले हेनरी नियम पढ़ेंगे, और हेनरी नियम में सीमाएं क्या होती हैं, सीमाओं के बारे में आप पढ़ के जाइएगा। विलियन चैप्टर से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इनको आप जरूर तैयार करें। आगे आते हैं हम लोग, सबसे पहले मोलरता के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। मोलरता क्या होती है, मोलरता से रिलेटेड न्यूमेरिकल आने की संभावना है, इसमें परसेंटेज दिया होगा और वाष्प पदार्थ का इसमें आपेक्षिक घनत्व दिया होता है, उस टाइप का न्यूमेरिकल आपको पढ़ के जाना है। और इसमें नार्मलता के बारे में भी पढ़ना है, नार्मलता आ सकती है। अब नार्मलता, इसके बाद आपको पीपीएम सांद्रता के बारे में पढ़ना है। तो पीपीएम सांद्रता भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस लेसन से, तो इसे आप तैयार करेंगे। तो ये विलियन चैप्टर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपको बता रहे हैं, इन्हें आप तैयार करके जाएंगे, कभी पेपर में फंसने वाले हैं। आगे चलते हैं, जो इसके कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेते हैं। इसमें विलेयता आता है, विलेयता थोड़ा इसके बारे में आप पढ़ेंगे। विलेयता क्या होती है और विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, गैस अवस्था में, ठोस अवस्था में और गैस अवस्था में, इसके प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में आपको पढ़ना है। ये कारक इनके पूछे जाते हैं। तो ये था विलियन चैप्टर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इनको आप तैयार करना बिल्कुल ना भूलें।
अब बात करते हैं आगे आते हैं रासायनिक बलगति। रासायनिक बलगति के बारे में बातचीत होगी। रासायनिक बलगति में दोस्तों सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आने वाला है वो क्वेश्चन है, एक तो आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया पढ़नी है। शून्य कोटि अभिक्रिया आप इसे देखकर जाएंगे। अभिक्रिया जो अपघातकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, इसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा आपको पढ़ के जाना है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया भी पढ़ेंगे हम लोग। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया का न्यूमेरिकल हर बार आ रहा है, हर सेट में आता है, तो इसे आप इस न्यूमेरिकल को जरूर तैयार करके लाएंगे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का फार्मूला है 2.303/T log, यहाँ पर बेस में 10 चलता है, A/A-x। यहाँ पर इसकी प्रारंभिक और अंतिम सांद्रताएं होती हैं। तो इससे एक न्यूमेरिकल हर बार आता है, इसे आप जरूर तैयार करके जाएंगे। ये बिलियन चैप्टर है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव हिस्सा है, जैसे शून्य कोटि की अभिक्रिया, यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका बनता है। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या बन जाता है, ऐसे क्वेश्चन देगा और पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर का समीकरण है। अगर आपको जानकारी नहीं है शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में, तो इसके लिए आप फार्मूला आसानी से याद कर सकते हैं, जहां पर कोई भी उत्पाद के पावर में 0 लगा मिल जाए। अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है शून्य कोटि की अभिक्रिया, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, अगर शून्य कोटि की अभिक्रिया का क्वेश्चन आ रहा है तो आपको पावर में 0 देखनी है। अगर 11 की शेष सांद्रता में पावर शून्य लगी हुई है, इसका मतलब है शून्य कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो ऐसे आप इसको पहचान सकते हैं। आगे चलते हैं, इसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। अब आगे क्वेश्चन इसी चैप्टर में जो आने वाला है वो है आर्हीनियस समीकरण। तो आर्हीनियस समीकरण के बारे में आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। आर्हीनियस समीकरण बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, और आर्हीनियस समीकरण के साथ साथ इसमें जो सक्रिय ऊर्जा का रोल है, इसमें ग्राफ भी है, तो उस ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो उसे आप जरूर तैयार करें। अगर कोई दो विलेन ऐसे दिए जाते हैं जिनमें तापांतर दिया जाता है, दोनों के टेम्परेचर अलग अलग होते हैं और उनकी जो वेग स्थिरांक है वो भी अगर डिफरेंस दी जाती है, तो उनको भी हमें न्यूमेरिकल में तैयार करना है, क्योंकि उसका भी न्यूमेरिकल फंस जाता है। तो इससे संबंधित एक आपको न्यूमेरिकल तैयार करना है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में जी क्या मतलब केमिकल काइनेटिक का, हाँ तो केमिकल काइनेटिक में डेरिवेशन दिया है, हाँ डेरिवेशन है, फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर इनके कोर्स में है, यानी फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर ये कर सकते हैं। हाँ आ सकता है, बिल्कुल है। हाँ और इसके अलावा जो उसमें रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन है जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, इसके अलावा इसमें एक रिलेशन है इनका टी हाफ के साथ में। हाँ हाँ जी आपके साथ, जैसे कि अगर मान लो एनसीईआरटी की बात करें, तो एनसीईआरटी में जीरो ऑर्डर भी है हमारा और फर्स्ट ऑर्डर भी है ना। तो अगर जैसे जीरो ऑर्डर की बात करें, जैसे जीरो ऑर्डर की बात करें, तो जीरो ऑर्डर के हिसाब से सपोज दैट सीधा सीधा रिएक्शन है A2 प्रोडक्ट है। यहाँ पे शुरू में ये बोल दिया हमने, शुरू में कितना प्रोडक्ट बना, जीरो, क्योंकि शुरू में जब रिएक्टेड जाएगा तो प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर हम आफ्टर टी टाइम बाद बात करें, आफ्टर टी टाइम, अच्छा हिंदी मीडियम वाले भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ आपने हिंदी मीडियम बताया। तो इसमें क्या है कि अगर x मोल प्रोडक्ट के बन गए हैं, तो फिर ये कितना बचेगा, A माइनस एक्स। अब इसमें अगर हम अप्लाई करें लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, तो मास एक्शन को शॉर्ट में लोमा बोला जाता है। ये गुलजोर पर भागे ने दिया। तो ये रूल क्या कहता है, ये रूल सीधा सीधा हमसे कहता है कि आपको जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज dx ओवर dt, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट में भी आप डेरिवेशन कर सकते हैं और प्रोडक्ट में भी कर सकते हैं। तो सिंपली हमारा है A माइनस एक्स, और यहाँ पे क्योंकि जीरो ऑर्डर की काइनेटिक को फॉलो कर रहा है, जीरो लगा। अब अगर मैं यहाँ पे dx ओवर dt लिख देता हूँ, तो ये सिंपली आ जाएगा k, और क्योंकि A माइनस एक्स की पावर 0 है, तो इसका मतलब ये जो पूरा टर्म है ये पूरा टर्म यूनिट हो जाएगा। और अगर ये टर्म यूनिट हो जाएगा तो हमें जो dx ओवर dt की इक्वेशन मिलेगी हमें, है ना, वो क्या मिलेगी, वो सिंपली मिलेगी dx ओवर dt इज इक्वल टू k। आप इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अच्छा यहाँ पे dx इज इक्वल टू k dt, और इसको हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे कुछ इस तरह से।
अब देखो यहाँ पे एनसीईआरटी क्या कहता है, एनसीईआरटी कहता है अगर आप इसको प्रॉपर लिमिट से इंटीग्रेट कर दें तो आपको कांस्टेंट सी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर देखिए हम लोग कांस्टेंट अगर लेकर करें तो dx x हो जाएगा और यहाँ पे सिंपली हो जाएगा kt प्लस सी। अब इसमें एक कंडीशन लगानी पड़ेगी हमें। कंडीशन वो कहाँ से आती है, वो यहीं से आती है, क्योंकि कंडीशन क्या होती है कि जिस समय पर t 0 था, यानी अगर टाइम नहीं लगा था तो उस समय प्रोडक्ट भी 0, यानी t को अगर 0 कर दें तो साथ में x को 0 करना पड़ेगा। अब अगर t और x दोनों 0 पुट कर दें तो ये जो इक्वेशन फर्स्ट दे रहे हो उसी की वैल्यू 0 आ जाएगी, है ना। अब अगर हम यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट, अगर हम यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट से दें तो दैट इज सिंपली हमारी इक्वेशन आ जाएगी x इज इक्वल टू kt, है ना। तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x बाई t। अच्छा ये जो डेरिवेशन है, ये रिजल्ट जो है, इसको एनसीईआरटी क्या कहता है, ये डेरिवेशन बिल्कुल सही, यूपी बोर्ड वाले अक्सर इसी डेरिवेशन पर जाते हैं, लेकिन एनसीईआरटी क्या कहता है, एनसीईआरटी यहाँ जो ये कंसंट्रेशन है इनके साथ थोड़ा झोल करता है। वो क्या करता है, देखिए जैसे हम लोगों ने सिंपली यहाँ लिखा है a to p, तो एनसीईआरटी भी यही कहता है, लेकिन ये इनिशियल अमाउंट इसका वो सी नॉट लेता है, इसको कहता है सी नॉट है, और सी नॉट के बाद प्रोडक्ट कितना बना, 0। अगर 0 बना और आफ्टर टी टाइम बाद अगर मैं ये बोलूं कि ये सीटी है, सीटी बचा, तो प्रोडक्ट कितना बना, अगर ये बचा तो प्रोडक्ट इतना बना होगा सी नॉट माइनस सीटी, है ना। और एक्स क्या है, यहाँ प्रोडक्ट है, इसका मतलब एक्स के प्लेस पर वी कैन राइट सी नॉट माइनस सीटी। काफी बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं ये कुछ अलग लिखा, वो एक ही चीज लिखी है। अच्छा मैंने कंसंट्रेशन सी बोला, एनसीईआरटी आर नॉट और आर का इस्तेमाल करता है, आर नॉट और आर का, और यहाँ से दो बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ बनते हैं, उनके बारे में थोड़ा देखिए, क्योंकि देखो वैसे तो पर्टिकुलर सेंट्रल बोर्ड में ऐसी चीजें होती है कि ग्राफ पूछ रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी ने ग्राफ बनाया है, तो अगर पेपर टफ आया तो फिर ग्राफ भी पूछ सकता है। तो अगर हम लोग सिंपली इस ग्राफ को ऑब्जर्व करें तो देखो यहाँ पे क्या रिलेशन है हमारा, k इज इक्वल टू सी नॉट माइनस ct बोल सकते हो, t मैंने लगा दिया ताकि t टाइम बाद रिमेनिंग क्वांटिटी दिखाई पड़े, ये t है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमें एक ग्राफ बनाना है, ठीक है, एक प्लॉट अ ग्राफ। देखो एक ग्राफ बनाना है, एक ग्राफ बनाना है जो सी नॉट वर्सेस टाइम का ग्राफ, एक ग्राफ ये बनाना है, ठीक है। और एक ग्राफ हमें बनाना है सीटी वर्सेस टाइम, ये दो ग्राफ बनाने हैं, दोनों ग्राफ। अगर ये है कि ये बाकी ये चीजें जैसे सेंट्रल बोर्ड के एग्जाम होते हैं उनके लिए, इवन अगर कोई जेईई या नीट के लिए पढ़ो तो ग्राफ उसको तो होना ही चाहिए, है ना। एनसीईआरटी ने ग्राफ बनाया है तो ग्राफ अगर पूछा जाए तो उसमें कोई सस्पेंस नहीं होना चाहिए। अब देखो सी नॉट वर्सेस टी का ग्राफ, यानी इसकी अलजेब्रा को थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा हमको। सिंपली अगर हम इसकी अलजेब्रा को थोड़ा सा सॉल्व कर दें तो सारा कुछ बहुत आराम से हो जाएगा, है ना। कैसे होगा देखो, एक ग्राफ में प्लॉट कर दिखाता हूं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा सिंपली kt इज इक्वल टू kt इज इक्वल टू, ये हमारा क्या आ जाएगा, सी नॉट माइनस ct, ठीक है ना। और देखो y एक्सिस पर जिसको लेना है उसके इक्वल में इक्वेशन सेट करनी पड़ेगी, तो मैं इसको इधर ले आता हूं, तो ये सी नॉट इज इक्वल टू सिंपल इक्वेशन आ जाएगी kt प्लस ct, ये आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे अगर ग्राफ बनाए तो सिंपली ये y इज इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ है, और m इसकी बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रही है k, और अगर k है तो इसका मतलब इसकी स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, तो स्लोप पॉजिटिव स्लोप का अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है तो बहुत आसान चीज है। एक सिंपल ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें, ये देखिए ये, तो अब देखो अगर हमें पॉजिटिव स्लोप का ग्राफ ड्रॉ करना है, पॉजिटिव स्लोप का ग्राफ, तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, और अगर नेगेटिव स्लोप का ग्राफ ऐसे जाएगा, यानी ये इस तरह वाले ग्राफ ये पॉजिटिव स्लोप के और इस तरह वाले ग्राफ नेगेटिव स्लोप के। तो यहाँ पॉजिटिव स्लोप है तो अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो ऐसे आएगा, y एक्सिस पर इंटरसेप्ट अगर हम देखें यहाँ पे तो कितना दे रहा है, y एक्सिस पर इंटरसेप्ट ct है, ठीक है। तो सिंपली अगर ग्राफ बने तो वही बनेगा ग्राफ आपका, कैसे बनेगा, इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। अब अगर ये ग्राफ बनेगा तो इसकी स्लोप पॉजिटिव होगी और इंटरसेप्ट ये मिल रहा है ना, तो इसकी स्लोप इस ग्राफ की क्या आएगी, इस ग्राफ की स्लोप आएगी k, ठीक है, और इसका इंटरसेप्ट आएगा, इंटरसेप्ट कितना आएगा, इंटरसेप्ट आएगा ct, क्योंकि इंटरसेप्ट ये डिस्टेंस है ना। अब अगर इसके कंपेयर में अगर हम इस ग्राफ पर जाते हैं, क्या कहते हैं, ct वर्सेस t का, तो हमें अब इसकी बात है, इसको इधर करके इसको इधर जाना पड़ता है, तो इक्वेशन क्या आती है, इक्वेशन सिंपल आती है ct इज इक्वल टू माइनस kt प्लस c नॉट आता है, तो ये c नॉट आता। अब अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो यहाँ पे देखो ग्राफ में क्या चेंजेस आता है, ये ग्राफ क्योंकि नेगेटिव स्लोप का ग्राफ है, ये ग्राफ इस तरह से बनता है, एनसीईआरटी ने ये वाला ग्राफ बनाया है क्योंकि नेगेटिव स्लोप का ग्राफ है, आप देखना इसको, तो ये टाइम वर्सेस ct यानी रिमेनिंग कंसंट्रेशन का ग्राफ है, और ये वाला जो ग्राफ है ये टाइम वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन का ग्राफ
है ना। तो ये ग्राफ बनेगा तो स्लोप अभी भी इसमें पॉजिटिव है, लेकिन सॉरी इंटरसेप्ट है ना, इंटरसेप्ट स्लोप यहाँ पे आ जाएगी -k, और इंटरसेप्ट आपको पता है, इंटरसेप्ट अगर देखेंगे तो C0 इंटरसेप्ट मिलेगा। तो ये ग्राफ है, इसका न्यूमेरिकल भी आ सकता है। अभी ये चीज हम लोगों ने देखी, इसको हम रिलेट कर सकते हैं क्या कहते हैं टी हाफ से, क्योंकि टी हाफ का न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। तो अगर हम जीरो ऑर्डर के काइनेटिक को रिलेट करें टी हाफ से तो क्या कंडीशन आएगी, क्योंकि फॉर्मूला अच्छा एक फॉर्मूला हम लोग ये भी पढ़ चुके थे जीरो ऑर्डर में, अगर इसके लिए हम ग्राफ बनाए तो इसके लिए भी ग्राफ बन सकता है x kt। देखो मल्टीपल टाइप ऑफ ग्राफ ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज्यादा बेटर होते हैं, है ना, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूं। तो ये ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें, दैट इज y mx का ग्राफ है, इसका मतलब दैट ग्राफ पासेस फ्रॉम द ओरिजिन बिकॉज़ इंटरसेप्ट इज 0, राइट। तो यहाँ का ग्राफ क्या बनेगा, यहाँ का ग्राफ सिंपली आपका यही बनेगा, ये है ना, ओरिजिन से जाए, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या स्लोप है, इंटरसेप्ट 0 है, तो यहाँ का स्लोप क्या आ जाएगा, ये स्लोप आ जाएगा हमारा केवल k, क्योंकि ये ग्राफ जो बना है वो बना है टाइम वर्सेस x, और एक चीज देखो x क्या है, प्रोडक्ट का अमाउंट है, ये ग्राफ प्रोडक्ट में बना है ना, और वहां कंसंट्रेशन रिमेनिंग और उसमें बना हुआ है, तो ये ग्राफ ये बन सकता है। इसमें एक चीज अच्छा, इसमें हम क्या ये कह सकते हैं कि जैसे उस वाले में ग्राफ बना एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो दोनों ऐड होने के बाद ओरिजिन से मिल गए, क्या ऐसा कुछ है? नहीं, इसमें x माना गया है c0 ct को, तो अगर इस वजह से है। हाँ, इसी वजह से है क्योंकि उसमें x क्या है, x प्रोडक्ट है, हाँ। लेकिन अगर हम रिमेनिंग क्वांटिटी और इनिशियल क्वांटिटी में बनाएं तो वो अलग ग्राफ बनेंगे। हाँ, एक तरह से आप यही समझिए कि वो दोनों का एडजॉइंट ग्राफ है, कैंसिल आउट कर रहे हैं दोनों की, नेगेटिव और पॉजिटिव सब दोनों। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम यहाँ एक क्वेश्चन इसका और अक्सर पूछ देता है रिलेशन विद टी हाफ का, है ना, रिलेशन विद टी हाफ, तो सबसे पहले तो इस टी हाफ को समझना पड़ेगा, है ना, बच्चे पढ़ते हैं अगर उस हिसाब से तो उनको पता होगा, दैट इज टी 50%, है ना। तो टी हाफ अगर समझ में आता है तो आपको फर्स्ट ऑर्डर भी समझ में आएगी, टी हाफ का उसमें भी रिलेशन है ना। तो टी हाफ सबसे पहले टी हाफ होता क्या है, तो जनरल कॉन्सेप्ट जो बुक में होता है सिंपली होता है कि किसी भी कंपाउंड का इनिशियल अमाउंट जितने समय में हाफ डिकम्पोज हो जाए, है ना, वही टाइम क्या होता है। जैसे एग्जांपल लीजिए, अगर यहाँ पे कोई भी कंपाउंड मैंने 100 ग्राम दिया और 100 ग्राम से सपोज दैट ये 10 आवर का टाइम इसमें लगा और ये सपोज दैट 50 ग्राम रह गया, लेकिन ये सेल्फ डिकम्पोजिशन होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 1 किलो मिठाई लाए और आधा किलो खा ली 5 मिनट में, तो आधा इसका 5 मिनट टी हाफ हो गया, इट डजंट मीन दैट। इसका मतलब सिंपली इतना है कि वो सेल्फ डिकम्पोजिशन होना चाहिए, उसमें रिएक्शन होनी चाहिए। ये जो आप ये यहाँ पे देख रहे हैं हाइपोथेटिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, 10 आवर टी हाफ। अच्छा, ये टी हाफ जो 10 आवर मैं बता रहा हूँ ये कितना भी टाइम हो सकता है, हाँ, कितना भी हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है, आवर में भी हो सकता है, इवन ईयर में भी हो सकता है। या तो कार्बन 14 का टी हाफ लगभग 5000 ईयर प्लस होता है। तो ये है। अब अगर जीरो ऑर्डर को इससे आप कनेक्ट करें तो बहुत आसान सी चीज होगी, इसमें आप देखेंगे, क्योंकि k इज इक्वल टू सिंपली फॉर्मूला क्या है, x बाई टी। तो आप क्या करेंगे, x को आधा रिड्यूस कर दीजिए a बाई 2, अच्छा a बाई 2 भी बोल सकते हैं या c0 बाई 2 भी बोल सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो आप बिल्कुल सही बात, t की जगह पर क्या हो जाएगा, टी हाफ हो जाएगा। तो अब अगर वैल्यू आप पुट करते हैं तो k इक्वल टू आपका फॉर्मूला बन जाएगा c0 बाई 2 टी हाफ, और अगर यहाँ से टी हाफ आप कैलकुलेट करें तो आपको टी हाफ सीधा मिलेगा c0 बाई 2k। अच्छा, क्या मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि टी 50% जो रिएक्शन है इसको कंप्लीट होने में इतना टाइम लग रहा है, बिल्कुल बोल सकते हैं, राइट। लेकिन इस काइनेटिक में एक बात हमें समझनी पड़ती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, क्या कि अगर जीरो ऑर्डर की काइनेटिक है, जितनी भी काइनेटिक आपने पढ़ी है, जीरो ऑर्डर की पढ़ी हो या आप फर्स्ट ऑर्डर की पढ़े, तो जीरो या सेकंड या थर्ड जीरो ऑर्डर की काइनेटिक ही ऐसी काइनेटिक है जो रिएक्शन 100% कंप्लीशन कर जाती है, बाकी रिएक्शन कभी हम तो 100% जीरो ऑर्डर की काइनेटिक कैसे मूव करती है, कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं जीरो ऑर्डर की काइनेटिक को, कि जैसे यहाँ 100 है ग्राम और सपोज दैट 10 आवर का टाइम लगा और ये कितना बचा 50 ग्राम, तो ये समझिए कि जो अगला 10 आवर होगा उसमें जीरो बचेगा। इसका मतलब 2 टी हाफ अगर कंप्लीट कर देंगे तो जीरो ऑर्डर की काइनेटिक पूरी खत्म हो जाएगी। इसका मतलब कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि बताइए जीरो ऑर्डर में 100% रिएक्शन कंप्लीशन में कितना टाइम लगेगा, तो ये 2 × t 50%, किस ऑर्डर के लिए बात हो रही है, जीरो ऑर्डर। तो यहाँ पे t दैट इज 100% इज इक्वल टू 2 × t 50% टाइम c0 बाई 2 के 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ये सिंपली आ जाएगा c0 बाई k। ये टाइम है जीरो ऑर्डर का। एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो बच्चों बहुत कंफ्यूजन, जीरो ऑर्डर का कोई भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो मेरा सजेशन ये है कि उनको यूनिटरी मेथड फॉलो करना चाहिए, वही 6-7 वाला जो मेथड है। जैसे एग्जाम जैसे सपोज दैट ये क्वेश्चन है, अगर मैं ये कहूं कि प्रॉब्लम एक है कि a reaction follow zero order kinetic, zero
ऑर्डर काइनेटिक, एक रिएक्शन है जो जीरो ऑर्डर से चल रही है, ठीक है। और अगर मैं ये कहूं कि बताइए 75% रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, इसके लिए टाइम लग रहा है सपोज दैट 100 मिनट, 100 मिनट, ठीक है। अब मैं ये पूछूं, बताओ इसमें 100% में कितना टाइम लगेगा, 80% में कितना टाइम लगेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ना, इनको आप सीधे यूनिटरी मेथड से लगाएंगे। कैसे, वही तरीका पुराना वाला, कैसे लिखेंगे, सिंस टाइम टेकन टू कंप्लीट, टाइम टेकन टू कंप्लीट कितने परसेंट, 75%, 75% के लिए कितना टाइम लग रहा है, 100 मिनट, ठीक है। तो बताइए 1% के लिए कितना टाइम लगेगा, ये केवल जीरो ऑर्डर में लगेगी बस, है ना। तो कितना 4/3 आ जाएगा टाइम। आप जितने भी परसेंट का आपसे कहे लगा दो, जैसे 100% का पूछ रहा है ना, तो ये लग जाएगा कितना, 100 into 4/3। अगर ये मिनट में दे रहा है तो आंसर मिनट हो जाएगा, क्लियर मिलेगा। सिंपल है। फर्स्ट ऑर्डर की गारंटी, जीरो ऑर्डर की गारंटी कैसी चलती है, अगर 50 पूछ रहा है तो एक बार 50 रख सकते। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए थोड़ा इनको दिमाग, क्योंकि एग्जाम में जीरो ऑर्डर आएगा ना, फर्स्ट ऑर्डर ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। फर्स्ट ऑर्डर की गारंटी के लिए भी इनको समझना पड़ेगा। डेरिवेशन तो एक पढ़ लीजिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए, नहीं तो इसमें टैली जाएगी, ठीक है। ये 8 स्लाइड हो चुकी है। अगर आप सपोज दैट फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे, जब फर्स्ट ऑर्डर, अच्छा एक बात और, कभी कभी एग्जांपल से खेलता है, एग्जांपल, क्योंकि देखो किसी भी रिएक्शन को देख के ये बताया नहीं जा सकता है कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, ऐसा कोई तरीका ही नहीं, क्योंकि भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टोटली एक्सपेरिमेंटल है। जब तक और किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर अगर या तो आपको पहले से याद हो कि इस रिएक्शन का ऑर्डर ये है तो कर लोगे, तो बेटर यही है कि जीरो ऑर्डर के कम से कम 3 एग्जांपल और फर्स्ट ऑर्डर के कम से कम 2-3 एग्जांपल ये पढ़, है। नहीं तो फिर ऐसा कोई तरीका नहीं, जब तक वो डेटा नहीं देगा ना कि कितने परसेंट आप समझ नहीं पाओगे काइनेटिक, तो आपको आएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी समथिंग इसी टाइप की चलती है, उसमें कुछ नया नहीं है। जैसे ए है और यहाँ बना प्रोडक्ट, तो सबसे पहले ए मोल मैंने रिएक्टेंट का दिया, तब प्रोडक्ट कितना रहा होगा, 0 रहा है। और अगर टी टाइम बाद सपोज दैट यहाँ पे x मोल का प्रोडक्ट बना, बताइए a - x, तो अगर आता है टी टाइम की बात, तो टी टाइम पर अगर हमें निकालना है, या तो आप सिंपल सा लिख सकते हैं इसमें साम्यावस्था। अगर साम्यावस्था की बात करेगा तो यहाँ पर ये x मोल इसके a मोल थे और उससे x मोल हमारा उत्पाद में बदल गया है, तो ये जो शेष सांद्रता है वो a - x बचेगी। अब हम लोग लगाएंगे अभिक्रिया की दर के लिए फार्मूला। तो अभिक्रिया की दर के लिए फार्मूला आएगा dx/dt। अभिक्रिया दर से हम लोग ये इसका फार्मूला निकालेंगे। ये फार्मूला है अभिक्रिया की दर इक्वल टू उसकी सांद्रता के समानुपाती। अब यहाँ से हम लोग, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यहाँ पर 1 चलेगा। अगर ये जीरो ऑर्डर की होती है तो 0 चलता है, सेकंड ऑर्डर तो सेकंड चलेगा ऊपर। तो dx/dt इक्वल, अब यहाँ पर कोई कांस्टेंट आता है तो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर कांस्टेंट k आएगा, जिसे हम वेग स्थिरांक कहते हैं। यहाँ से x और t के टर्म अलग अलग कर लेते हैं। dx/dt, यहाँ से dt को हमें उधर भेजना है, तो dx हमारा ये x का टर्म है, इसे हम नीचे लाएंगे, ऊपर k dt आएगा। अब हमें दोनों पक्षों में समाकलन कर लेना है। अब चूंकि समाकलन करेंगे तो समाकलन यथांक में आएगा, यहाँ पर इसका जो समाकलन आएगा, यहाँ से समाकलन करेंगे तो आएगा माइनस का log a माइनस log x आएगा। लिमिट है वो क्या होगा, बेस में यहाँ पर हमेशा 10 चलता है, e चलता है यहाँ पे, e बेस होगा, एंटी लॉग में। इसको log भी बोल सकते हैं, इसको ln भी बोल सकते हैं, ln भी कह सकते हो। किसी बुक में ln लिखा मिलेगा तो आप उससे कंफ्यूज ना हो। अब यहाँ पर आएगा, इसका समाकलन सिंपल सा करेंगे कि क्योंकि कांस्टेंट है, dt का समाकलन t हो जाएगा, t के सापेक्ष समाकलन चल रहा है, तो kt प्लस समाकलन नियतांक लेंगे c आएगा। अब यहाँ पर हम जब प्रारंभ किए थे, प्रारंभ अवस्था में जो प्रोडक्ट हमारा बना था वो 0 था और इसमें जो टाइम लगा था वो भी 0 था, तो यहाँ पर हम लोग लेंगे t = 0 पर जो उत्पाद हमें मिला था वो 0 था, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, तो आएगा माइनस log e, x के स्थान पर 0 वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ log a बचेगा, इसके स्थान पर 0 पुट करेंगे, यहाँ से वैल्यू c की फाइंड होकर आएगी, माइनस का log बेस में e चलेगा a। अब ये इसको हम इक्वेशन फर्स्ट देंगे, इसी में वैल्यू हमें पुट करनी है c की, तो
सी का मान रखने पर या पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी। अब जब वैल्यू हम सी की उसमें रखेंगे तो आएगा माइनस लॉग ए माइनस एक्स इक्वल के टी माइनस, क्योंकि सी की वैल्यू आई है माइनस का लॉग ए, तो लॉग ए रखेंगे। अब हमें लॉग के टर्म एक तरफ करने हैं, तो ये लॉग की वैल्यू हम इधर लाएंगे, तो आएगा लॉग, और ये माइनस में है क्योंकि, तो इसे हम माइनस में लिखेंगे इक्वल के टी। यहाँ से हमें के की वैल्यू फाइंड करनी होती है। सबसे पहले हमें इसमें लॉगरिथमिक का नियम लगा देना है, क्योंकि ये माइनस में है और लॉग लगा है, तो इसे हम m/n के रूप में रख सकते हैं। तो ये आएगा लॉग a/a माइनस x इक्वल के टी। अब यहाँ से हम लोग आगे देखते हैं। आगे हमें जो फार्मूला प्राप्त हो चुका है वो है के टी इक्वल लॉग a/a माइनस x। अब हमें याद रखना होगा कि यहाँ पे हमारा बेस में ई चल रहा है, तो अब ये क्योंकि एंटी लॉग में है, तो एंटी लॉग को सबसे पहले बेस 10 में यानी लॉग अर्थमेटिक में हमें चेंज करना होगा। तो लॉग में चेंज करने के लिए इसमें इसकी वैल्यू है 2.303, इसका मल्टीप्लाई कराने से एंटी लॉग हमारा बेस 10 यानी लॉग में कन्वर्ट हो जाता है, a माइनस x हो जाएगा। अब हमें अगर बेस स्थिरांक का फार्मूला निकालना है तो ये t को हम डिवाइड में भेज देंगे, तो 2.303 अपॉन t log बेस में 10 चलेगा a/a माइनस x। तो इस प्रकार से ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का फार्मूला है। ये बहुत ही क्वेश्चन बार-बार पूछा जा रहा है। अब इसमें हम लोग बातचीत करेंगे कि कभी-कभी इसमें कुछ देता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक और उसमें उपस्थित अर्धआयतकाल के बीच संबंध हमें ज्ञात करना हो, तो क्या करेंगे, तो लिखेंगे फॉर हाफ आई या हाफ एस कह सकते हो, अर्धआयतकाल होती है, हिंदी में आप लिख सकते हैं अर्धआयु। अब चूंकि अर्धआयु को आप कैपिटल टी या टी हाफ या टी 50 से डिनोट कर सकते हैं यहाँ पर, तो अर्धआयतकाल के लिए क्या होगा, जो हमारी ये शेष सांद्रता है ये प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाएगी। तो प्रारंभिक सांद्रता हमारी कितनी है, प्रारंभिक सांद्रता हमने x ली थी, तो उसी की प्रारंभिक a थी, तो इसी का आधा हो जाएगा a/2। चूंकि समय हमारा t आधा लगेगा तो t को हम क्या कन्वर्ट कर देंगे, t हाफ में। अब इस दोनों की वैल्यू इसमें हमें पुट करनी है, तो k बराबर आएगा 2.303 अपॉन t की वैल्यू हो जाएगी t हाफ लॉग बेस में 10 चल रहा है a/2। अब a से a कट जाएगा, ये 2 हमारा ऊपर जाएगा। अब आएगा k इक्वल 2.303 अपॉन t हाफ, ये 2 आएगा। अब यहाँ पर हमें लॉग में log 2 की वैल्यू पुट करनी होगी, तो इसे आप आसानी से याद कर लें, क्योंकि इसको पुट करना पड़ता है, बार-बार न्यूमेरिकल में भी जरूरत पड़ती है, तो इसे आप याद कर लें। तो k बराबर आएगा 2.303 अपॉन t हाफ और log 2 की वैल्यू 0.3016। अब इसका हम मल्टीप्लाई कराएंगे, k इक्वल, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे 0.693 अपॉन t हाफ। इस प्रकार से प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक और अर्धआयतकाल के बीच में संबंध हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे या तो इसकी प्रूविंग आएगी या तो इसका न्यूमेरिकल आपको हर साल मिलेगा, हर सेट में मिलेगा, तो ये कल के पेपर में आने वाला है। आ भी सकता है, इसमें तैयार कर देना। इसमें कुछ ग्राफ्स हैं इसके, जैसे अगर इसका कोई न्यूमेरिकल है तो इसमें जैसा कि अभी सर ने बताया आपको कि फॉर्मूला सिंपली है k इज इक्वल टू 1/t ln a अपॉन a माइनस x, राइट। ln का मतलब है लॉग बेस ई पर। तो यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किए जा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ग्राफ चेक करें और सपोज दैट यहाँ हमें ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ, वो ग्राफ किसमें प्लॉट करना है, हमें ग्राफ प्लॉट करना है ln a अपॉन a माइनस x वर्सेस टाइम के बीच में। तो इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, आसान है प्लॉट करना। कैसे प्लॉट करेंगे, सिंपली इस इक्वेशन को सिंपलीफाई करो, तो ln a अपॉन a माइनस x इज इक्वल टू kd। दैट मींस सिंपल एक ग्राफ होगा जो ऑरिजिन से जाएगा। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। क्योंकि एनसीईआरटी ने कुछ ग्राफ बनाए हैं, इस वजह से ग्राफ पर थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। तो कैसे ग्राफ बनेगा, मैं ग्राफ इसका प्लॉट कर देता हूं। सिंपली ये ग्राफ है,
और ये ओरिजिन से जाएगा, तो ये सिंपली इस तरह का ग्राफ होगा जिसकी स्लोप क्या होगी। पहली चीज तो ये ध्यान रखना ये ग्राफ किसके किसके वर्सेस है, तो ये ग्राफ सिंपली ln a अपॉन a माइनस x वर्सेस टाइम के बीच में, जिसकी स्लोप क्या होगी, दैट इज a। इसके अलावा इसमें दो तीन और ग्राफ हैं, अभी मैंने बेस इसका चेंज नहीं किया है, तो वो ग्राफ कौन से हैं वो भी देख लेते हैं इसके। तो इसके सिंपल जो ग्राफ हैं, एक ग्राफ इसमें होता है दैट इज ln a वर्सेस टाइम के बीच में, एक ग्राफ होता है ln a माइनस x वर्सेस टाइम के बीच में। तो ये दो और ग्राफ हैं, इन ग्राफ को प्लॉट करना बहुत आसान है, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको। कैसे, बस थोड़ा सा ग्राफ प्लॉट करने का आपको तरीका पता होना चाहिए। जैसे सपोज दैट अगर मैं पहला ग्राफ प्लॉट करूं ln a वर्सेस टाइम, तो ln a को एज अ y एक्सिस कंसीडर करेंगे, तो आपको फार्मूला जो पता है उसी फार्मूले को ब्रेक कर लेते हैं। कैसे ब्रेक करेंगे, देखिए फार्मूला सिंपली है kt इज इक्वल टू ln a माइनस ln a माइनस x, राइट। तो ln a में प्लॉट करना है, यानी हमारा फार्मूला हो जाएगा ln a इज इक्वल टू दैट इज kt प्लस ln a माइनस x। अब ग्राफ प्लॉट हो जाएगा आराम से, सीधे ग्राफ प्लॉट कर देंगे। और ग्राफ प्लॉट के बाद इसमें देखिए ये पॉजिटिव स्लोप का ग्राफ है, अभी बताया था पॉजिटिव स्लोप का ग्राफ इस तरह से बनेगा, तो दैट इज सिंपली दिस वन। तो इसमें अगर हम स्लोप देखें तो यहाँ पे हमें स्लोप कितनी मिलेगी, k मिलेगी, और जो इंटरसेप्ट मिलेगा टाइम वर्सेस पे है, तो जो इंटरसेप्ट इस इक्वेशन का है इंटरसेप्ट वो कितना मिलेगा ln a माइनस x। इसी तरह से आप दूसरा ग्राफ भी आप उसको मैनिपुलेट करके बना सकते हैं। अच्छा, इसमें न्यूमेरिकल की बात अभी जैसे आपने बताई, तो न्यूमेरिकल के लिए इनको कम से कम तीन फॉर्मूले तीनों तैयार होने चाहिए, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन और आता है सामने। कौन सा क्वेश्चन, जैसे कि अभी कुछ फॉर्मूले थे आप लोगों ने देखे, फॉर्मूले टी हाफ से इसका रिलेशन मिलेगा, लेकिन इसकी काइनेटिक चलती कैसे है वो भी समझनी पड़ेगी टी हाफ के साथ। जैसे टी हाफ के लिए सबसे पहला मान लो आपने एक फॉर्मूला बताया दैट इज सिंपली k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय t, और यहाँ log ये बेस 10 पर है, ये बेस 10 पर है, तो ये बेस 10। अच्छा, log लिखा है तो बेस 10 लिखना जरूरी नहीं है, अगर बेस e है तो ln ज्यादा बेटर है, तो a अपॉन a माइनस x। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये वैल्यू है, ये वाली, ये आपको ध्यान रखना है कि ये वैल्यू रिमेनिंग है, मतलब जितने परसेंट रिएक्शन बची हुई है, जितनी हो गई ये वो डेटा नहीं, और ये है जो इनिशियल थी, दैट्स मीन 100% अगर थी, या तो ये क्वेश्चन परसेंटेज में चलेगा या तो ग्राम में चलेगा, अमाउंट में चलेगा, तो वो 1 हो जाएगी। अब ये जैसे फॉर्मूला हमारे पास है, तो अगर जो बच्चों फिजिक्स वगैरह पढ़ी हुई उन्होंने, तो वहां ये फॉर्मूला n नॉट बाय nt दिया जाता है, सेम चीज है, ये रिमेनिंग क्वांटिटी, ये ध्यान रखना। अब इसमें जो t हाफ का रिलेशन था, जैसे कि अभी आपने बताया t हाफ में आपने एक रिलेशन बताया k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय t हाफ, और एक फॉर्मूला आपने बताया log 2। तो आपको ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखना है, एक फॉर्मूला, एक इसका पार्ट ये है जो आपको याद रखना है, इसका मल्टीप्लाई अलग है, एक इसका ये फॉर्म है डायरेक्टली याद रखना है, इसके अलावा एक इसका डायरेक्टली फॉर्म और है, वो भी आपको प्रिपेयर करना है। कौन सा, k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय t हाफ, और यहाँ इसकी वैल्यू के साथ में 0.3010 बिना मल्टीप्लाई किए, एक आपको ये पार्ट डायरेक्टली तैयार रखना है, अभी इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। और एक और है k इज इक्वल टू, हाँ कैलकुलेशन में इजी हो, 0.6932 डिवाइडेड बाय t हाफ, एक ये। अब अच्छा, इसकी काइनेटिक चलती कैसे है, तो इसकी काइनेटिक के लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं। क्या, जैसे समझिए इसकी काइनेटिक को अगर हम डिस्कस करें तो इसकी काइनेटिक कुछ इस तरह से चलेगी। कैसे, देखिए अगर सपोज दैट यहाँ पे कोई भी कंपाउंड का अमाउंट 100 ग्राम है, और अगर सपोज दैट ये 50 ग्राम रह गया, और सपोज दैट इसमें 10 आवर का टाइम लगा, तो ये पक्की बात समझ लो कि जो अगला 10 आवर होगा उसमें ये 25 ही बचेगा, और इसके अलावा जो ये अगला ये 10 आवर होगा उसमें ये 12.5 बचेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम सिंपली इस काइनेटिक को समझें तो यहाँ 100 ग्राम से इतना अगर डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ तो रिएक्शन हमारी कितनी कंप्लीट हो रही है, 50%। लेकिन यहाँ अगर बात करें तो यहाँ रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है कितनी, 75। और अगर यहाँ बात करेंगे तो यहाँ रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है कितनी, 87.5%। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास कुछ फॉर्मूले तैयार हो जाएंगे। कैसे, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर रिएक्शन हमें 75% करानी है तो ये पक्का T 50% का डबल टाइम निकल जाएगी। इससे क्वेश्चन आ भी आया भी। और अगर आपको T 87.5% रिएक्शन कंप्लीट करानी है तो यहाँ लगभग आपका 3T 50% टाइम लगेगा। अच्छा, इसकी एक प्रूविंग भी आती है। हाँ, एक एनसीईआरटी ने दी गई है, तो अगर एक प्रूविंग तो वो कौन सी है, वो है 99.9 की, जो फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक है। अगर 99.9% रिएक्शन कंप्लीट कराएं तो लगभग 10 से 50%। एनसीईआरटी में आप लोग देख लेना, ये डायरेक्ट दिया गया है ना, तो इनकी प्रूविंग भी है। एक प्रूविंग अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगी तो बढ़िया कर सकते हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि
बच्चे सेकंड पेपर कहाँ से तैयार करें, रिएक्शन कहाँ से ज्यादा पसंद? अच्छा देखो, रिएक्शन के लिए जनरली क्या कॉन्सेप्ट है कि एनसीईआरटी अगर उन्होंने पढ़ी है, क्योंकि एनसीईआरटी से कुछ ईयर से जब से एनसीईआरटी आई तो कॉपी पेस्ट का सिस्टम चल रहा है उसका। अच्छा, अगर ऐसा हो कि कोई ऐसा मुझे चैप्टर मिल जाए कि इस चैप्टर से सबसे ज्यादा आता है, हाँ तो उसमें एक ही चैप्टर है जीआईटी टूल्स, लेकिन प्रॉब्लम क्या है उस चैप्टर को प्रिपेयर करने के लिए इनको बाकी जो पीछे के प्रीवियस चैप्टर है वो प्रिपेयर करने पड़ेंगे। लेकिन अब क्या है कि अब इनके पास इतना टाइम है नहीं कि एग्जाम है कल, तो ये काम कर सकते हैं, काम ये कर सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक में भी थ्योरेटिकल पोर्शन है, ऑर्गेनिक में थ्योरेटिकल पोर्शन में बायोमॉलिक्यूल, और बायोमॉलिक्यूल पूरा थ्योरेटिकल नहीं है, थोड़ा रिएक्शन है, लेकिन बायोमॉलिक्यूल्स में जैसे कि जो प्रोटीन का पार्ट है, प्रोटीन से रिलेटेड ये कर सकते हैं, प्रोटीन के बाद थोड़ा सा एमिनो एसिड वाला पार्ट ये उठा सकते हैं, है ना, और प्रोटीन में ये पूरा डिटेल में पढ़ लें क्योंकि ये है थ्योरी, इसमें विटामिन सब आएंगे सब नहीं। अब मान लो प्रोटीन पढ़ रहे हैं तो प्रोटीन में अगर डिटेल में पढ़ने का मतलब ये कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, और इसका एक क्वेश्चन और है जो बहुत बार पूछा गया है, एग्जाम में आने की पूरी संभावना भी उसकी रहती है, अगर आपने देखा वो देखा जरूर होगा, दैट इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। हाँ, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का क्वेश्चन है, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो जानते हो। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में मतलब होता है कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डीनेचर्ड कर देना, और ऐसा होता क्यों है, जनरली हमारी बॉडी में प्रोटीन होती है, प्रोटीन वगैरह जो भी होती है, तो वो अपना काम कर रही होती है जो उनका काम है। अगर आप प्राइमरी स्ट्रक्चर देखें 1 डिग्री ऑफ प्रोटीन का तो सिंपली आपको स्ट्रक्चर में स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और अगर आप 2 डिग्री की तरफ जाएं तो सिंपली आपको इस तरह से मिलेगा, है। और अगर 3 डिग्री का आप स्ट्रक्चर देखें तो ये थोड़ा सा उलझा हुआ स्ट्रक्चर है, और क्वाटरनरी का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो क्वाटरनरी में ये पूरा उलझा हुआ स्ट्रक्चर इस तरह से बना, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है, यानी अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन तो वो इस स्ट्रक्चर की वजह से बॉडी में काम कर रहा है। अगर इसका स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो गया तो बॉडी में अपना फंक्शन नहीं करेगा। और इसमें क्या कैसे हो सकता है, जैसे पीएच चेंज हो गया, टेम्परेचर चेंज हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि भाई कौन सा ऐसा प्रोटीन है जिसमें डीनेचुरेशन नहीं होता, तो ये प्राइमरी नहीं होगा भाई, ये तो पहले से बिगड़ा हुआ है, बाकी ये बिगड़ सकते हैं, है ना। तो ये डीनेचुरेशन का क्वेश्चन, इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी इनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इवन प्रोटीन में जो ग्लोबुलर और फाइब्रस प्रोटीन वगैरह है उससे क्वेश्चन आते हैं, डीएनए आरएनए से क्वेश्चन आते हैं, विटामिन से क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो ये सब इनको पढ़ के जाना पड़ेगा। अगर अब रिएक्शन की बात अगर करोगे, है ना, तो ये एक काम कर सकते हैं, एनसीईआरटी में जो नेमिंग रिएक्शंस हैं वो ये कर सकते हैं। एनसीईआरटी में सीधी सीधी जो नेमिंग रिएक्शन है, जैसे अगर पहला चैप्टर हम लोग पढ़े हेलोजिन हेलोएरिन, तो हेलोजिन जब ये जाएंगे तो प्रिपरेशन में इनको कुछ रिएक्शंस मिल जाएंगी, जैसे स्वर्ज रिएक्शन, फिंकलस्टीन मिल जाएगी, सैंडमेयर मिल जाएगी, गैटरमैन मिल जाएगी, है ना। और अगर हेलोएरिन्स बनाएंगे तो उसमें बाद सीमान रिएक्शन मिल जाएगी फ्लोरो कंपाउंड बनाने की, वो ये पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर जो हेलोजिन है वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इनकी केमिकल प्रॉपर्टी पूछी जाएगी, और केमिकल प्रॉपर्टी में अगर कल का पेपर देने जा रहे हैं तो उसमें कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1 SN2 की मैकेनिज्म जरूर पूछेगा कोई ना कोई, है ना। वो चीजें इनको आनी चाहिए। और अच्छा, इसमें क्या वो पूछ सकता है क्वेश्चन, जैसे अगर मान लो कोई रिएक्शन दे रहा है तो रिएक्शन में कन्वर्जेंस भी आएगी? कन्वर्जन तो तब आएगी जब इनको रिएक्शन आती होगी, तभी ऐसे तो कन्वर्जन कर नहीं सकते हैं। वैसे कुछ मान लो अगर ये फास्ट वीडियोस वगैरह हैं उनमें फास्ट थोड़ा दिया गया है, तो ये पढ़ें उसको तो कर सकते हैं, उसके लिए लिंक प्रोवाइड कर देना। ठीक है, तो ये चीजें हैं। बाकी इसमें एक चीज और, जैसे मान लो मैकेनिज्म पोर्शन है, 2-3 ऐसी मैकेनिज्म है जो कराने की पूरी संभावना है। हाँ, रेजोनेंस तो आ सकता है, इसमें तो मान लो एप्लीकेशन आएगा कि ये ज्यादा एसिडिक है, कम एसिडिक क्यों। नहीं, क्वेश्चन कहीं ऐसा बन सकता है कि कह दे कि इनकी अनुनादी संरचना, हाँ बिल्कुल, क्लोरोबेंजीन या नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन कोर्स में नहीं है, मान लो क्लोरोबेंजीन, फिनॉल आ सकता है, फिनॉल आ सकता है। लेकिन अब मान लो फिनॉल का ऐसा नहीं पूछेगा टीचर, अगर फिनॉल जैसे आपने दूसरे चैप्टर की बात की फिनॉल से रिलेटेड, तो अगर ये फिनॉल से रिलेटेड बात अगर हम करें तो फिनॉल में क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो फिनॉल के तो रिएक्शन वाले क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है इनका एसिडिटी कंपेयर, एसिडिटी कंपेयर आ सकता है, एसिडिटी का कंपेयर करना ये पूछ सकता है अल्कोहल के साथ। हाँ, यानी ऐसे पूछेगा इनसे कि एथेनॉल इज न्यूट्रल, एथेनॉल इज न्यूट्रल व्हाइल फिनॉल इज एसिडिक, फिनॉल इज एसिडिक, ऐसा पूछ सकता है कि ऐसा क्यों है। अब यहाँ रेजोनेंस इनका इंप्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि बिना रेजोनेंस के कर ही नहीं पाएंगे। इंडक्टिव को लगाना अगर आता होगा थोड़ा बहुत, लेकिन रेजोनेंस परमानेंट इफेक्ट है, इंडक्टिव से ज्यादा वैल्यू तो रेजोनेंस की है। तो अब इसमें क्या है कि जैसे हम फिनॉल का एग्जांपल दें, ये सिंपली हमारा क्या है, फिनॉल है, और इसको अगर हम एक्वस पोजीशन पर ले जाएं तो सिंपली ये बना देगा हमारा, बिल्कुल सही बात है, ये बना देगा फिनॉक्साइड आयन, और प्लस इससे प्रोटॉन निकल सकता है इन एक्वस स्टेट। अच्छा, तो क्वेश्चन है कि ये कैसे पता चलेगा कि ये फिनॉक्साइड आयन जो है एसिडिक होता है? बहुत आसान सी बात है, क्योंकि जो फिनॉक्साइड आयन है
वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। रेजोनेंस स्टेबलाइज कैसे होगा? संरचना इसकी जो है वो स्थायी है। हाँ बनेगी। पहले तो स्थायी वाली बहुत अलग बात है। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं बनेगी। देखो आपसे कंपेयर दो तरह के हो सकते हैं, ध्यान समझो। अगर मान लो किसी बच्चे को ये बताना जैसे कंपाउंड ए है और कंपाउंड बी है, तो पहली चीज एक में रेजोनेंस है एक में नहीं है, तो फिर स्टेबल नॉन स्टेबल की बात ही नहीं। जिसमें रेजोनेंस होगा वो स्टेबल, जिसमें रेजोनेंस नहीं वो नहीं। लेकिन प्रॉब्लम तब आएगी जब दोनों में रेजोनेंस होगा, है ना। जैसे इस क्वेश्चन में बहुत आसान, अगर हम फिनॉक्साइड की स्ट्रक्चर बनाए तो बहुत आसान है रेजोनेटिंग। देखो मैं दोनों कंपेयर बता दे रहा हूँ, दोनों ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये बन गया तो कॉन्जुगेशन तो है ही, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो अगला स्ट्रक्चर क्या आएगा? अगला स्ट्रक्चर ये डबल बॉन्ड आ गया, ये निगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो गया, ये दोनों आ गए। अब आगे का स्टेप कराएंगे, बहुत आसान है। यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव लाना है, ये आगे शिफ्ट कर दो, बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ ये हो जाएगा ये और ये निगेटिव यहाँ चला जाएगा और ये डबल बॉन्ड ऊपर आ जाएगा। इसके आगे के स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये निगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, है ना। और ये जब आगे शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड और निगेटिव यहाँ पहुंच जाएगा और ये डबल बॉन्ड वो आ जाएगा। एक स्ट्रक्चर और बन जाएगा इसका, कौन सा? कि अगर ये वापस चला जाए तो यहाँ पे क्या कहानी आ जाएगी? यहाँ कहानी सिंपल आ जाएगी, ये वापस फिनॉक्साइड आ जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन ये उठ सकता है कि भाई जब वापस वही आना था तो किया क्या? क्योंकि यहाँ रेजोनेटिंग कंट्रीब्यूशन से ये देखा जाता है कि स्टेबिलिटी कितनी है। जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विद कंप्रेबल एनर्जी होंगे तब स्टेबल होगा। अब जनरली ये बन गया। अब मान लो फिनॉल हमें समझ में आ रहा है, एसिडिक है, फिनॉक्साइड वगैरह बन रहा है, ठीक है। अब अगर यहीं पे अगर हम लोग ये बात करें कि अगर फिनॉल स्टेबल है तो एल्कोहल के साथ क्या सीन है? तो अगर आप एल्कोहल पर थोड़ा सा नोटिस करें, एल्कोहल को, ठीक है, तो अगर आप एल्कोहल को थोड़ा सा नोटिस करें तो एल्कोहल में आप क्लियरली देख सकते हैं C2H5OH, और इसको अगर आप वाटर वगैरह में इस्तेमाल करेंगे ना तो ये C2H5O- देगा और ये साथ में H+ देगा, और यहाँ क्लियरली दिखाई पड़ेगा क्या? यानी सिंपली ये आपका जो है फिनॉल आपका एसिडिक हो जाएगा और इथेनॉल न्यूट्रल। लेकिन ये देखो इतने 5 स्ट्रक्चर बन रहे हैं, है ना। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ता है कि कंपेरेबल एनर्जी के बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, है ना। अगर हम जैसे एसिटिक एसिड से इसका कंपेयर करें, अगर हम सेम क्वेश्चन कंपेयर करें एसिडिटी को, क्योंकि आपके कोर्स में अल्कोहल भी एसिड भी है, तो इसका भी कंपेयर एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे ये एसिटिक एसिड है, ठीक है, और वर्सेस फिनॉल, अब कौन सा ज्यादा होगा? अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो देखो एक तो एसिडिटी जज करने का तरीका होता है, जैसे आपने पीछे वाली स्लाइड में देखा ये, तो यहाँ पे अब ये कैसे मान लें कि ये आंसर है? ये भी तो कोई कह सकता है कि कैसे माने? तो बहुत आसान है, इनकी पीके वैल्यू चेक कर सकते हो आप। अगर फिनॉल की बात करें, अगर फिनॉल की आप एनसीईआरटी से डेटा उठा सकते हैं, तो पीके वैल्यू एथेनॉल और फिनॉल की अगर आप चेक करोगे तो मेरे हिसाब से पीके इसका 10 के आसपास होता है, और एथेनॉल का जो पीके है वो लगभग 15.9 के आसपास होता है पीके। अच्छा, पीके जितना कम होता है एसिडिटी उतनी ज्यादा होती है। ये डाटा आप एनसीईआरटी से टैली करा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये कंपेयर था है ना, ये अगर इसमें कंपेयर हम देखें, वैसे हमने आंसर तो आपको पहले पता होता है लोगों को, इसका अगर मैं पीके चेक करूं, इसका अगर हम पीके देखें तो इसका पीके लगभग 4.76 के आसपास होता है, और जबकि इसका पीके 10 होता है। तो अच्छा, ये तो हमें पता है कि कौन सा ज्यादा एसिडिक है, लेकिन हम लोगों को पीके थोड़ी ना याद करना है, पीके ना कोई इतने डाटा याद कर सकता है। तो फिर क्या तरीका? बहुत आसान सा तरीका है, रेजोनेंस। अब यहाँ आपको लेकिन ये सोचना पड़ेगा रेजोनेंस दोनों में है। देखिए अगर हम एसिटिक एसिड में चेक करें, यहाँ पे बहुत काम का क्वेश्चन निकल के आता है। देखो अगर हम इस केस को देखें तो CH3CO और ये O-, और यहाँ से क्या निकल जाएगा? H+, ठीक है जी। अब देखिए इसमें रेजोनेंस है, हाँ है, रेजोनेंस दिखाई भी पड़ रहा है भी। किस तरह से रेजोनेंस होगा? ये चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा? CH3C, और यहाँ पे O- आ जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड O, यानी एसीटेट आयन के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और फिनॉल के पीछे आप देख ही चुके हैं, इसके बनाने का कोई मतलब नहीं है। फिनॉल में आपने देखा था कि जो फिनॉक्साइड था, फिनॉक्साइड उसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे?